Dear listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हम इससे पहले बहुत सारे लॉ सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इस सिलसिले में हम ऑलरेडी 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 से मुतालिक है और इसमें हम एमसीक्यूज नंबर 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। आइए हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है आज का, पॉलिटिकल पार्टी इज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किन लोगों का ग्रुप होता है? वो बेसिकली पीपल्स का ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो उस स्टेट में, उस सिटी में रहते हैं और उस कंट्री में रहते हैं। उन तमाम लोगों का जो ग्रुप होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका जो मकसद और जिनका ताल्लुक बेसिकली वो होता ही पॉलिटिकल है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स विद इन एनी कंट्री ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर हमने किसी भी कंट्री में ये चेक करना है कि वहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है, तो हम ये अगर देख लेते हैं कि वहां पर के पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद है या नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद होगा तो समझ लें कि वहां पर डेमोक्रेसी है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद वहां नहीं है उस कंट्री में, तो फिर डेमोक्रेसी भी नहीं है। यूं समझ लें कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लाजिम व मलजूम है। जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वहां डेमोक्रेसी होगी, और जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। नेक्स्ट है, इन विच पार्टी सिस्टम देयर इज नो कंपटीशन। पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिकली मुख्तलिफ काइंड्स हैं, तो उनमें से वो कौन सी काइंड है पॉलिटिकल पार्टी की कि जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता? वो है वन पार्टी सिस्टम। अगर किसी कंट्री में जस्ट एक ही पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है तो फिर जाहिर है कि उनके दरमियान कोई कंपटीशन नहीं होगा। नेक्स्ट है, who has primary responsibility for the activities of the political party। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अगर उस कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई अच्छा करती है तो वो उसका करना जो अल्टीमेटली बेनिफिट है वो ज्यादातर किसको होता है? अगर पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज अगर कोई नेगेटिव है तो फिर उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनका वो जवाबदेह कौन होगा? तो इसका जवाब है लीडर ऑफ पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, जो उसका हेड है, जो उसका प्रेसिडेंट है, या जो भी यानी कि उसका सबसे बड़ा हेड है, वही फिर रेस्पॉन्सिबल होगा अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज फॉलोड इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है ना मुख्तलिफ है, क्योंकि काफी सारे हैं। तो पाकिस्तान में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है और कौन सा फॉलो किया जाता है? तो इसका जवाब है मल्टी पार्टी सिस्टम। के पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर मोर देन 2 बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और तकरीबन ये 150 से भी अबव हैं हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज इस पाकिस्तान के अंदर। और ना बस हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है और वो अपने एजेंडे पर काम करती है और लोगों को उस एजेंडे को के जरिए लोगों को अपने तरफ वो ना मुतवज्जे करते हैं और लोगों को ना अपने साथ जोड़ते हैं, अपने साथ मिलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि ये जो हमारा एजेंडा है ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लिहाजा आप लोग हमें वोट दें, आप हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट है, द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर वाज एनेक्टेड इन पाकिस्तान इन 2002। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम चल रहा है या पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो बेसिकली ना बेस करता है इस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर पर, जो कि सन 2002 में पास किया गया था। और इसमें यानी कि ना जी पॉलिटिकल सिस्टम से मुतालिक बहुत सारी जो ना लीगल फॉर्मेलिटीज हैं या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लीगल ड्यूटीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, वो इसके अंदर डिस्क्राइब हैं। नेक्स्ट है, which is the essential part of the
डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अहम तरीन जुज कौन सा है, उसका बेसिक एलिमेंट क्या है? तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक एलिमेंट है वो है कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन होता है गवर्नमेंट में शेयर हासिल करने का, कि हर पार्टी गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा शेयर हासिल करना चाहती है। वो किस तरह? वो ये चाहते हैं कि ताकि जो एमपीएज हैं या एमएनएज हैं वो हमारे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट होकर आगे एमपीए बने या एमएनए बने, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बने या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बने, ताकि जब हमारी जितनी ज्यादा वहां पर मेजोरिटी होगी तो हम लोगों के ज्यादा काम कर सकेंगे। तो ये उनके दरमियान आपस में कंपटीशन होता है। इन विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नो पॉलिटिकल पार्टी अचीव क्लियर मेजोरिटी। कहते हैं कि वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है जिसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी हासिल नहीं करती। वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। उसकी रीजन ये है कि देखें कि अगर एक हल्के से अगर ना 15 लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं एमपीए का या एमएनए का, और उनमें से उन 15 में से सबसे ज्यादा यानी कि इनके आपस में कंपैरेटिवली जिसके वोट ज्यादा होंगे तो ना उसी को कहा जाता है कि ये विनर है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो जो विनर है उसके वोट और बाकी जो हमने कहा कि भाई ये लूजर हैं या ये फेल हो चुके हैं, ये यानी कि ना विन नहीं किए इन लोगों ने, उनके अगर हम ना रेशो निकालते हैं तो उनकी वोटों की रेशो ज्यादा होती है। विनर के अकेला जो विनर है उसके वोट कम होते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं जिनको हम डिक्लेयर करते हैं कि ये नाकाम हो चुके हैं, ये विन नहीं कर सके, उनके वोट ज्यादा होते हैं। तो अब देखें, हालांकि इसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, ये विन कर जाता है। तो यही हाल होता है हर हल्के के अंदर। तो जितने भी यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं जो विन करके जाते हैं, एमपीए बनते हैं या एमएलए बनते हैं, तो उनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, बल्कि बस औकात तो ऐसा भी होता है कि जो अगर हम कलेक्टिवली मेजोरिटी देखते हैं तो वो किसी और पार्टी के साथ होती है। तो ना, लेकिन ये है कि उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हर जगह पर नाकाम हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके पास जो मेजोरिटी है उनके पास ज्यादा होती है। तो लिहाजा क्लियर मेजोरिटी यहाँ पर ना मैटर नहीं करती। यहाँ पर बेसिकली मैटर करती है मल्टी पार्टी सिस्टम में कि उस हल्के से जहां से किसी भी शख्स ने, किसी भी कैंडिडेट ने अपना इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो उस हल्के के अंदर ज्यादातर लोगों ने वोट किसको दिया है। तो ना, कंपेरेटिवली जिस शख्स के पास वोट यानी कि आपस में ज्यादा होगा बस वही विनर कहलाएगा। अब उसके मध्य मुकाबले जितने लोग हैं उनके पास चाहे वो 2/3 ज्यादा वोट हों, चाहे उसके पास 10 गुना ज्यादा वोट हों, ये मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है प्राइमरी रोल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्राइमरी रोल है, जो बेसिक रोल है, वो क्या होता है? वो होता है टू फिक्स अ पॉलिटिकल एजेंडा। उसकी बेसिकली काम यही होता है कि वो एक अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं कि हम अगर इक़्तिदार में आए तो हमने ये काम करने हैं, ये आप लोगों की वेलफेयर के काम करने हैं। तो उस पॉलिटिकल एजेंडा जो होता है उसकी बेस पर बेसिकली ना लोग ना वोट कंटेस्ट कर लोग वोट उनको डालते हैं। और अलबत्ता अगर अवाम में शऊर ना हो तो फिर पॉलिटिकल एजेंडा कोई मैटर नहीं करता, फिर वहां पर चेहरों को वोट दिया जाता है, वहां पर फिर मफादात को वोट दिया जाता है। अदरवाइज जो बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि जो पढ़ी लिखी और बाशऊर कौमें होती हैं वो हमेशा जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है उसको मद्देनजर रखकर फिर वोट डालती हैं और अपने कैंडिडेट्स इलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हु सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। डेमोक्रेसी में सिटीजन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के दरमियान कौन एक लिंक के तौर पर काम करता है? तो जो लोकल पार्टी लीडर होता है, लोकल पार्टी लीडर से मुराद है कि जो शख्स जिस हल्के से इलेक्ट होकर एमपीए या एमएनए बनता है वो उस हल्के के लोगों का बेसिकली यूं समझ लें कि वो उनका लिंक भी होता है और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। अब हमारे
हमारे पास एक बहुत ही बड़ी खामी है कि जो शख्स भी जिस हल्के से एमपी एमएनए बनता है वो सिर्फ यही समझता है कि मैं उन लोगों का एमपी हूँ जिन्होंने मुझे वोट कास्ट किया है, जिन्होंने मुझे वोट डाला है, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाला वो उनको अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है। और वो ना, अल्लाह ताला करम फरमाए कि अगर उसके दिमाग में अगर आ जाए तो वो फिर ना जी हर तरह से हथकंडे इस्तेमाल करता है उन दूसरे लोगों को जलील करने का, कि भाई तुम लोगों ने मुझे वोट क्यों नहीं दिया था। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज वोटर्स टू सपोर्ट। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो वोटर्स को मोबिलाइज करती हैं। अच्छा, क्यों मोबिलाइज करती हैं? कि वो सपोर्ट करें। किसके लिए सपोर्ट करें? वो सपोर्ट करते हैं वोटर्स कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन कंसर्न्स के लिए और कॉमन गोल्स के लिए। इन तमाम चीज़ों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली वोटर्स को मोबिलाइज करती हैं। वो चूंकि जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है वो पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं कि ताकि लोग जो है ना, लोगों को उसमें एक अट्रैक्शन नजर आए। हाँ, ये बात है। अगर हमने इनको वोट दिया तो फिर हमें क्या ये फायदा होगा, ये बेनिफिट होगा। जो समझ लें कि लोगों को लालच दी जाती है, लालच देकर फिर उनसे वोट लिया जाता है। ये कहाँ होता है? ये होता है जो अनपढ़ और ना गैर शऊर जो कौमें होती हैं वहां पर होता है इस तरह। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं वहां पर जो गवर्नमेंट है उसे कौन इलेक्ट करता है? वहां पर जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, जो कहना जी आम पब्लिक होती है, वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। किस तरह? इलेक्शंस के जरिए। जनरल इलेक्शन होता है और उसमें लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा जो मेंबर्स होते हैं, एमपी या एमएनए, वो इलेक्ट होकर असेंबली में जाते हैं तो फिर उसी की वो गवर्नमेंट होती है। पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी मींस, पॉलिटिकल लिबर्टी से क्या मुराद है? इससे मुराद होता है द राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट बेसिकली पॉलिटिकल लिबर्टी कहलाता है। और ये राइट हर शख्स को हासिल है। जो भी किसी मुल्क का सिटीजन है वो उसको ये राइट है कि वो गवर्नमेंट की तश्कील में अपना वो हिस्सा डाल सकता है। इसके बाद है who is considered the father of modern political philosophy and wrote extensively on political liberty। वो कौन सा शख्स है जिसने पॉलिटिकल लिबर्टी पर अच्छा खासा काम भी किया है, तहरीरी काम किया है, और उसे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर भी कंसीडर किया जाता है? तो उनका नाम है जॉन लॉक। मिस्टर जॉन लॉक ऐसे हैं जिन्हें मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर भी कहा जाता है और इन्होंने पॉलिटिकल लिबर्टी पर बहुत काम किया है। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट इज ऑफन कंसीडर्ड अ कॉर्नरस्टोन फॉर द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते हैं तो वहां पर जो ये आइडिया आया था, तो इस आइडिया में कॉर्नरस्टोन के तौर पर कौन सी चीज है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे यानी कि कंसीडर किया जाता है और उसने एक रोल प्ले किया? तो उसका नाम है द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका का था, ये जनाब वाला बेसिकली पॉलिटिकल लिबर्टी का इसे कॉर्नरस्टोन समझा जाता है। नेक्स्ट है इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल लिबर्टी इज ऑफन कनेक्टेड विद। के जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं उसमें जो पॉलिटिकल लिबर्टी है इसका ताल्लुक आमतौर पर किस चीज़ के साथ होता है? अगर हमने इसकी जांचना हो कि भाई इस कंट्री में पॉलिटिकल लिबर्टी है या नहीं है, तो फिर हमारे पास वो कौन सा पैमाना है कि जिस पैमाने से हम पॉलिटिकल लिबर्टी को माप सकते हैं? तो जनाब वो दो चीज़ें हैं। नंबर वन है रूल ऑफ लॉ, कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी तो समझा जाएगा कि वहां पर पॉलिटिकल लिबर्टी है। दूसरा यह है कि पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, के सिटीजन्स के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने पर किसी किस्म की कोई कदगन है या नहीं है।
अगर उन्हें इलीगली तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से मना किया जाता है, रोका जाता है, तो फिर यही समझा जाएगा कि वहां पर पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं है। और इसी तरह जहां पर रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, वहां पर पॉलिटिकल लिबर्टी होगी। लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल ऑफ पीपल है, रूल ऑफ गवर्नमेंट है, कि जो शख्स भी गवर्नमेंट में आता है बस उसका जो चाहता है वही कानून बना लेता है, या उसी को वो कानून कंसीडर कर लेता है। ताकतवर अपनी ताकत के जोर पर अपनी ताकत को ही कानून कंसीडर करता है, तो फिर जनाब ऐसे मुल्क में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं है, ना पॉलिटिकल लिबर्टी है, ना कानून है, ना सिस्टम है। और ऐसे मुल्क को कोई हक नहीं है कि वो दुनिया में तरक्की करें। Which is the important component and element of political liberty? Political liberty का important component और element, उसका अहम तरीन जुज क्या है? तो political liberty का अहम तरीन जुज है, नंबर 1 freedom of the press, नंबर 2 right to private property, नंबर 3 है right to fair trial। ये तीन चीजें उसके important components हैं और elements हैं political liberty के। What concept refers to the idea that government power should be divided among different branches to prevent abuse of authority? कहते हैं कि वो कौन सा लीगल कॉन्सेप्ट है जो इस बात पर जोर देता है कि जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो उसके डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान उनको डिवाइड होना चाहिए। क्यों? ताकि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ना हो सके या एब्यूज ऑफ पावर को रोका जा सके। तो जनाब ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट का नाम है चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, जो उसके मेन पिलर्स हैं, जिसमें लेजिस्लेचर है, जुडिकेचर है और एग्जेक्टिव है, अगर इनके दरमियान इनकी जो पावर्स हैं उनको आपस में डिवाइड कर दिया जाए और आपस में इनका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रख दिया जाए, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो जो डुअल रोल है वो खत्म हो जाएगा और दूसरा लोग अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। जब एक शख्स लेजिस्लेशन में भी बैठा हुआ है और उसके अलावा वो एग्जेक्टिव का हेड भी बनकर बैठा हुआ है, और इसके साथ साथ जब वो जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें भी उसका इम्पोर्टेंट रोल होगा, तो मुझे बताएं कि वो अपनी पावर को मिसयूज करेगा कि नहीं करेगा। फिर वाइट कॉलर क्राइम जो है वो ना वहाँ पर बड़े ना इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। फिर वहाँ की जो इकोनॉमी है और वहाँ पर जो दूसरी जो ना जी लोगों के जो हुकूक हैं वो गसब होंगे कि नहीं होंगे। तो लिहाजा ये चेक एंड बैलेंसेस वाला जो कंसेप्ट है ये इस बात पर जोर देता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी गवर्नमेंट जो मेन पिलर्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी जो पावर है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कि वो जमाना तो बहुत उसको तो बहुत ना बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया है कि जब एक ही शख्स वो तमाम के तमाम रोल प्ले करता था। तो अब इस तरह नहीं होना चाहिए। What term describes the process of citizens electing representatives to make decisions on their behalf? Citizens अपने बिहाफ पर डिसीजंस करने के लिए जिन लोगों को वो इलेक्ट करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शन होता है, लोग वोट कास्ट करते हैं। क्यों वोट कास्ट करते हैं? कि ये शख्स हमारा एमपी है या एमएनए बनकर हमारे बिहाफ पर जाकर लेजिस्लेशन करेगा, हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा, हमारे जान माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। अगर हमारा कोई भी इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई हमें कोई टेंशन होगी, तो फिर वो क्या है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जाकर इन्फॉर्म करेगा और उनका जो प्रॉपर सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन हमें निकलवा कर देगा। Which principle asserts that individuals should be free to express their opinions without fear of punishment? वो कहते हैं कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि इंडिविजुअल्स यानी कि जो सिटीजन हैं उनको उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी ओपिनियन, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसे एक्सप्रेस कर सकें, वो उसे बयान कर सकें, और लेकिन इसके साथ साथ उन्हें फियर ऑफ पनिशमेंट भी ना हो।
यानी कि उन्हें ये खौफ ना हो कि अगर हमने यहाँ पर बैठकर ये बात की तो फिर हमें किसी किस्म की हमें कोई पनिशमेंट दी जा सकती है या हमें पेनलाइज किया जा सकता है। तो इस प्रिंसिपल का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जहाँ पर डेमोक्रेसीज जो है ना जी डेवलप हैं, जहाँ पर जिनको हम कहते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। Which international organization focuses on promoting and protecting political liberties worldwide? कहते हैं कि वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल लिबर्टीज को प्रमोट करती है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है the protection of the rights of minorities is consistent with the principles of minorities के rights की जो protection है वो किन principles के साथ मुताबिकत रखती है? तो वो principles हैं democracy, rule of law और social justice। ये तीन rules ऐसे हैं कि इन rules के से मुताबिकत रखते हुए rights of minorities की जो protection है वो लाजमी है। The Minorities Day is observed in Pakistan on 11th August। हर साल 11 अगस्त को Minorities Day मनाया जाता है पाकिस्तान में। According to the Constitution of Pakistan 1973, the state shall safeguard the legitimate rights and interests of Muslims and non-Muslims। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत स्टेट की ये बेसिक जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों और गैर मुस्लिम, मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम यानी कि तमाम लोगों के जो लेजिटिमेट उनके राइट्स हैं और लेजिटिमेट जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके मफादात हैं, उनका ख्याल रखे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाए। According to the Constitution of Pakistan, no child shall be subjected to any discrimination, exploitation and forced labor। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत किसी कोई भी बच्चा ना तो उसके साथ कोई ऐसा यानी कि ना उसको ना तो डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और ना ही उसे कोई एक्सप्लॉयटेशन की जाएगी, उसका इस्तेहसाल किया जाएगा और ना ही उस बच्चे को मजबूर किया जाएगा कि वो कोई मजदूरी वाला काम करे, लेबर का काम करे जो कि उसकी जान के लिए या उसकी सेहत के लिए मुज़िर हो, नुकसानदेह हो। Which of the following include political liberty? इनमें से कौन सा काम है जो कि political liberty में शामिल होता है? तो वो right to vote है। right to vote political liberty में आता है। right to contest election ये political liberty में आता है। right to criticize government, government को criticize करना ये भी क्या है political liberty में है। इसके बाद है Which is the backbone of democracy? डेमोक्रेसी की बैकबोन किसको कहा जाता है? वो है इलेक्शन। इलेक्शन को डेमोक्रेसी का बैकबोन कहा जाता है। इसके बाद है व्हिच इज द वे ऑफ ऑब्टेनिंग द चॉइस ऑफ पीपल। लोगों की अगर हमने चॉइस पूछनी है तो उनकी चॉइस हासिल करने का कौन सा तरीकाकार क्या है वो बेस्ट है, वो है इलेक्शन। इलेक्शन बेसिकली क्या है कि अगर हमने लोगों की कोई चॉइस पूछनी है कि हाँ भाई कौन सा कैंडिडेट आप लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है, तो वो इलेक्शन के जरिए लोग फिर अपनी चॉइस का इजहार करते हैं। Who is authorized to conduct elections? किसी भी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है, वो किसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराए। Person who is capable to be elected is called। ऐसा शख्स जो इलेक्शन कंटेस्ट करने का अहल हो यानी कि जो इस काबिल हो कि उसे इलेक्ट किया जाए, तो वो ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शख्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो होती है इलेक्टेबल। इलेक्टेबल के जो शख्स जो इलेक्ट होने के काबिल हो, जिसमें काबिलियत भी हो और उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन हो कि उसे इलेक्ट किया जा सकता हो, तो वो इलेक्टेबल कहा जाता है। इसके बाद है इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन व्हिच मेथड ऑफ वोटिंग इज
adopted. पाकिस्तान में जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह के इस वक्त भी करीब हैं, तो फिर वोटिंग का कौन सा तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है? तो उसका नाम है सीक्रेट बैलेटिंग। सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए खुफिया, यानी कि ना जी, हम जो ना जो ना राय दही की जाती है खुफिया तौर पर, कि किसी को बताया नहीं जाता, कि वो शो नहीं कराया, देखो मैंने फलां को वोट कास्ट कर दिया है, बल्कि अपना खामोशी से और ना सीक्रेटली वोट कास्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ पब्लिक इज गिवन इम्पोर्टेंस इन, कि वो कौन कौन से काम हैं जिनमें पब्लिक की जो वॉइस है, उनकी जो ना ओपिनियन है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसमें है नंबर 1 एनेक्टमेंट ऑफ लॉज, जब नए कवानीन बनाए जाते हैं या पुराने कवानीन में हमने किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करनी होती है गवर्नमेंट ने, तो फिर वहां पर लोगों की जो राय होती है उसका ख्याल रखा जाता है। नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, अगर कोई पॉलिसीज बनानी है, पहले वाली में कोई जो पहले से आने वाली किसी पॉलिसी में अगर कोई चेंजिंग करनी है या न्यू पॉलिसी बनानी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट बनानी है, तो इन तमाम चीज़ों में जो पब्लिक की जो वॉइस है, उनकी जो आवाज़ है और उनकी जो ओपिनियन है, उसका खास ख्याल रखा जाता है। और अगर ख्याल ना रखा जाए तो फिर डेमोक्रेसी के अंदर कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, कि किसी से बदला लेने का बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो डेमोक्रेसी है। जो पार्टी इन चीज़ों का फिर ख्याल नहीं रखती, तो फिर आने वाले जो इलेक्शन होता है उसमें फिर उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है। In electronic media, which of the following is the important mode of public opinion? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम की बात करते हैं तो फिर वो कौन सा, यानी कि ना जो इम्पोर्टेंट मोड है और ना जी पब्लिक ओपिनियन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो वो है टीवी चैनल। टीवी चैनल बेसिकली पब्लिक ओपिनियन का एक इम्पोर्टेंट मोड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इन प्रिंट मीडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ पब्लिक ओपिनियन? और प्रिंट मीडिया में पब्लिक ओपिनियन का मोड कौन सा है, कि जहां से हमें पता चल सकता है कि पब्लिक ने क्या चाहती है, पब्लिक की ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक मैटर। तो इसमें भी ये तमाम चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर है, जर्नल है और मैगजीन वगैरह हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें लोग अपनी पब्लिक ओपिनियन का इजहार करते हैं और गवर्नमेंट को पता चलता रहता है। नेक्स्ट है डज गवर्नमेंट वाइल पॉलिसी मेकिंग कंसीडर पब्लिक ओपिनियन? क्या जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उस वक्त पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर करती है या नहीं करती? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल जनाब, लाजमी कंसीडर करती है। और अगर नहीं करती तो फिर उसका गवर्नमेंट को जल्द या बदेर खमियाजा लाजिमन भुगतना ही पड़ता है। Which is important to build public opinion? पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और पब्लिक कन्वेंशन है। अगर हमने हमने मीन्स के पॉलिटिकल पार्टी ने अगर पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करनी है रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक मैटर, उन्होंने अपने वोट ना लेने हैं, वोट के लिए उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनानी है या किसी भी मैटर में उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनानी है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसका एक इम्पोर्टेंट टूल है। और इसके अलावा प्रिंट मीडिया भी और जो पब्लिक कन्वेंशन होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट टूल हैं, ये सारे के सारे। इनके जरिए पब्लिक ओपिनियन जो है वो बिल्ड की जा सकती है। डेमोक्रेसी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? डेमोक्रेसी किस जुबान का लफ्ज है? तो इसका जवाब है ग्रीक, यूनानी जुबान का लफ्ज है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के लफ्जी मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है? तो इसके लिटरल मीनिंग है क्वालिटी ऑफ इनहांसमेंट, क्वालिटी इनहांसमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेस एक्सप्लॉयटेशन इज फाउंड? कहते हैं कि इनमें से कौन से, यानी कि वो ना डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं जिनके अंदर लेस एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनमें एक्सप्लॉयटेशन तो जरूर होती है, लेकिन वो कौन सा है जिसमें कम अज कम मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन होती है? तो इसका जवाब है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो एक्सप्लॉयटेशन है वो मिनिमम होती है। इसकी रीजन यही है कि चूंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज को फिर खौफ होता है कि हमारे साथ नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, या नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ही जो गवर्नमेंट जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, सिटीजन हैं, वो हमारे बारे में क्या कहेंगे, कहाँ पर क्या कहेंगे, यानी कि आपस में आम जो गैदरिंग है उसमें और ना मीडिया वगैरह पर लोग फिर हमारे बारे में उनके व्यूज अच्छे नहीं होंगे।
एक गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो हुक्मरानी तो करती है लेकिन क्या है, कुछ लिमिट्स के अंदर रहते हुए, और वो लिमिट्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स के जो राइट हैं वहां से वो सेट किए जाते हैं। तो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही होता है। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उसे लोग खुद ही अपॉइंट करते हैं, लोग खुद ही उसे इलेक्ट करते हैं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग बेसिकली अपने नुमाइंदे कह लें या अपने हुक्मरान कह लें, वो उन्हें खुद अपॉइंट करते हैं, खुद ही इलेक्ट करते हैं अपने वोट के जरिए। In dictatorship, a dictatorship is a form of government in which there is one man who rules and that man has unlimited or absolute powers. कहते हैं कि डिक्टेटरशिप ऐसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि जस्ट वन मैन शो होता है, एक ही बंदा रूलर होता है और वही शख्स जो है उसी के पास एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। सफेद और सियाह का मालिक एक ही शख्स होता है। In which form of government curtailment of the rights and liberties of the people is found, वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के हुकूक भी ना सलब किए जाते हैं और उनकी जो लिबर्टीज हैं, उनकी जो आज़ादी है वो भी छीनी जाती है। वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? वो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के नॉर्मली हुकूक भी सलब किए जाते हैं और उनकी जो लिबर्टी है उसे भी छीना जाता है, उनकी लिबर्टी को भी मिनिमाइज कर दिया जाता है और उनके राइट्स को भी मिनिमाइज कर दिया जाता है। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल आर इंडल्ज्ड इन ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। कहते हैं कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोगों की जो राय है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है और ना इसलिए इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर से मुतालिक जो डिसीजन किए जाते हैं उन डिसीजन करते वक्त लोगों की आरा का खास ख्याल रखा जाता है और लोगों को साथ में शामिल किया जाता है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम है डेमोक्रेसी। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉज फॉर पीपल आर फ्रेम्ड एंड एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो कहते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो कवानीन हैं वो लोगों के लिए तश्कील दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाता कौन है? उन्हें बनाता है पार्लियामेंट। यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है एग्जेक्टिव, ये गलत है। इसके बाद है मिनिमम एज फॉर वोटर इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में जो शख्स वोट कास्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स। 18 साल से कम उम्र का बच्चा या बच्ची अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो कम से कम इसके लिए जो एज है वो 18 ईयर्स होना लाजमी है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज। जो शख्स एमपीए बनना चाहता है या एमपीए का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 ईयर्स। कम से कम 25 साल उसकी एज होना लाजमी है। अगर कोई शख्स 25 साल से उसकी एज अगर कम है तो वो फिर एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली नहीं बन सकता। नेक्स्ट है मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट ऑफ नेशनल असेंबली इज 25 ईयर्स। अगर कोई शख्स नेशनल असेंबली का मेंबर बनना चाहता है, जो उसका इलेक्शन नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी लाजमी है कि उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स हो। अदरवाइज कोई शख्स जिसकी एज 25 ईयर्स नहीं है तो वो एमएनए नहीं बन सकता। मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट ऑफ सेनेट। जो शख्स सेनेटर बनना चाहता है तो उसके लिए जो कम से कम एज है वो 30 होनी चाहिए। 30 ईयर्स एज मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर 30 ईयर्स से एज अगर कम होगी तो फिर ऐसा शख्स सेनेटर अपॉइंट नहीं हो सकता, सेनेटर नहीं बन सकता। हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज है मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज 45 ईयर्स। और जो शख्स पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, सदर
लाजमी है कि उसकी एज, उसकी उम्र कम से कम 45 साल हो। 45 साल से कम उम्र का शख्स सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता। अलबत्ता मैक्सिमम एज की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ हम यही बता देते हैं कि जो शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहता है उसके लिए लाजमी है कि उसकी उम्र कम से कम 25 साल हो। इसी तरह जो शख्स किसी भी सूबे का वजीर आला बनना चाहता है तो उसके लिए भी लाजमी है कि उसकी उम्र कम से कम 25 साल हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अगर जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के जो 100 एमसीक्यूज हैं उनसे मुताल्लिक होगी। इसके अलावा अगर कोई दोस्त लैब टेस्ट या फिर लॉ गेट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता हो तो वो फिर विक्चुअल लॉ अकेडमी के दिए